नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। आज के लेक्चर पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो शायद थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पढ़ाना है और कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे उस पर बेस्ड, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चंस को करते हैं। पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो। An engine absorbs heat of 5000 किलो कैलोरी। इतनी हीट को इंजन एब्जॉर्ब करता है, तो इंजन जितनी भी हीट को एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग Q2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Q2। याद आया कि नहीं आया? आया, ओके। फ्रॉम अ हीट सोर्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। हीट सोर्स का टेम्परेचर T2 लिया जाता है। हीट सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है? T2। तो कहता है कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ इंजन। इफिशियंसी का सिंबल क्या होता है? ईटा। हमेशा लेस देन 1 होता है, 100% कभी नहीं हो सकती है, सब हम जानते हैं, ठीक है। यूजफुल वर्क मतलब डब्लू पाइजे। काय पाइजे? डब्लू पाइजे। एंड हीट लॉस्ट टू द सिंक। हीट लॉस्ट टू द सिंक मतलब ये Q1 जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? Q1। प्लेस्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। सिंक 27 डिग्री सेल्सियस में, मतलब ये T1 है। 27 डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा? T1 है। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो कहता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन बताओ। तो ईटा का फार्मूला तो हम सब जानते हैं। ईटा इज इक्वल टू होता है बेटा T2 माइनस T1 अपॉन T2। पुराना फार्मूला अपना। T2 कितना है? 127 मतलब 400, माइनस 27 मतलब 300, डिवाइड बाई T2 400। इट इज 100 डिवाइड बाई 400। दैट मीन्स दिस इज 0.25। इफिशियंसी 0.25 आई तो परसेंटेज इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 25%। कितना? 25%। क्लियर हो गया? ओके। यूजफुल वर्क पूछ रहा है, तो यूजफुल वर्क याद है ना कैसे निकालते हैं हम? अब कई था सारे फार्मूला होते हैं। W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। Q1 तो पता नहीं है, तो ईटा की हेल्प लो। ईटा इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q2। तो यहाँ से W इज इक्वल टू आ जाएगा ईटा इंटू Q2। ईटा निकल के आया कितना? 0.25 इंटू Q2। Q2 हीट एब्सॉर्ब कितना? 5000। 25 पंचे 125, 1230, 2 के बाद दशमलव, 1250 किलो कैलोरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यूजफुल वर्क कितना आया? 1250 किलो कैलोरी। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। 5000 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की, उसमें से 1250 किलो कैलोरी हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो कहता है कितनी हीट सिंक में लॉस हो गई। तो वही सिंपल सा फार्मूला फिर से। W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। एब्जॉर्ब कितनी की? 5000। कितनी वर्क में कन्वर्ट हो गई? 1250। तो कितनी सिंक में गई? तो Q1 इज इक्वल टू 5000 माइनस 1250। सॉल्व कर लो बेटा। 3750 किलो कैलोरी हीट वो है जो लॉस्ट होगी बाय द इंजन। अब इंजन हीट को लॉस्ट करेगा, लूज करेगा मतलब रिलीज करेगा। मतलब ये आंसर मैं माइनस के साथ दूंगा, क्योंकि इंजन हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो एक बार फिर से समझ लो। एक इंजन ने 5000 किलो कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब किया, उसमें से 1250 किलो कैलोरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, एंड 3750 किलो कैलोरी हीट को उसने सराउंडिंग में फेंक दिया। कहां पर फेंक दिया? सराउंडिंग में। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। ओके। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन दिया है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। पूरी दुनिया फार्मूला जानती है कि इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट। दोनों तरफ यूनिट चेक करेंगे। पर मोल है, पर मोल है, नो प्रॉब्लम। हेयर इज जूल, हेयर इज अ किलो जूल। इसे मुझे जूल में बदलना पड़ेगा। तो चालू करता हूं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 35.7 इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 9.95 किलो जूल इंटू 10⁻³ जूल डिवाइड बाय टेम्परेचर। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्व कर लो तो यहां से हमें मेल्टिंग पॉइंट आएगा 9.95 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 35.7। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट आया तक? नो डाउट। ओके। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया
रुको, अब आंसर मैं पहले से लिख के रखता हूँ। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही हेडेक होता है यार, ये पहले लिखो फिर सॉल्व करके आंसर लिख कर रखो फिर आपको समझाओ, नहीं तो आंसर हुआ कहाँ से आएगा। आंसर है 278.7 केल्विन। सॉल्व कर लो इसको। क्लियर हो गया सभी को? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है, पढ़ो जरा, कि एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्रीजिंग, बस रुक जाओ पहले इसी को समझते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग चाहिए तो जहां तक मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। क्या क्या पढ़ाया है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ तो कुछ और ही लिखा है, ये लिखा है एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब सॉलिडिफिकेशन। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो फ्रीजिंग है ये फ्यूजन का रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? है। तो अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो फ्यूजन में एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करती है। फ्यूजन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूं तो फ्रीजिंग तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना फ्यूजन का। अब ये छोटी छोटी बातें समझो इसको जल्दी से। फ्रीजिंग फ्यूजन का उल्टा प्रोसेस है। अगर यहाँ पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी। मतलब ड्यूरिंग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट आप समझते हैं क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। मतलब ड्यूरिंग फ्यूजन जितनी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ड्यूरिंग फ्रीजिंग उतनी ही एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, माइनस टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। बात समझा कि नहीं समझा? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकाल लो, उसमें माइनस लगा दो तो एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग नहीं आ जाएगा। आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। वैसे अगर आपसे पूछे एंट्रोपी चेंज ऑफ कंडेंसेशन बताओ, मे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और है क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। उस क्वेश्चन का आंसर जहां तक मुझे याद है शायद -100 आया था। आपको भी किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन पूछा है। अब कंडेंसेशन तो नहीं जानते हम। अरे यार कंडेंसेशन जानते हैं, एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा है ना हमने। वेपराइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन में एंट्रोपी जितनी बढ़ेगी, कंडेंसेशन में एंट्रोपी उतनी ही डिक्रीज करेगी। मतलब एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हम जानते हैं, तो एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन आ जाएगा। समझ गए इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया यहां से यहां तक। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालूंगा और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में माइनस लगा दिया जाएगा तो एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का फार्मूला जान तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम, और एंट्रोपी चेंज चाहिए फॉर 10 ग्राम, तो एंथैल्पी चेंज भी फॉर 10 ग्राम मल्टीप्लाई 10। समझते हो ना यार? ये एंट्रोपी चेंज फॉर 10 ग्राम ऑफ वाटर और ये एंथैल्पी चेंज फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273, 0 डिग्री सेल्सियस, 273। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई बेटा 2.93। 2.93 समझ में आ रहा है? ठीक है। कैलोरी पर ग्राम, 2.93 कैलोरी पर ग्राम। ये तो आया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। हमें चाहिए एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग, तो मैं कहूंगा एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग, ये फ्यूजन है याद रखना, फ्यूजन फ्यूजन। अब मैं एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग निकाल रहा था, एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो -2.93। समझ में आ रहा है इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। कैलोरी ग्राम नहीं, कैल्विन इनवर्स है ना, कैलोरी कैल्विन इनवर्स, कैलोरी कैल्विन इनवर्स। दिस इज योर आंसर, -2.93 कैलोरी कैल्विन इनवर्स। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहां तक? नहीं।
तो फ्यूजन के समय जितनी भी इंट्रोपी होगी उसमें माइनस लगा दो तो इंट्रोपी चेंज फॉर फ्रीजिंग आ जाएगा। इंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन का माइनस टाइम्स विल बी इक्वल टू द इंट्रोपी चेंज ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कितने मोल? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वॉज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, द हीट इवॉल्व्ड वॉज फाउंड टू बी 91.2 किलो जूल। अच्छी बात है, ये अनहाइड्रस सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? अनहाइड्रस सॉल्ट। तो ये इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट गिवन है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट। फिर कहता है कि 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऑन डिसोल्यूशन गिव्स अ सोल्यूशन। अब द सेम कंपोजिशन, हाँ कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डिसॉल्व हो जाता, अकम्प्लिश्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इतना किलो जूल हीट। मतलब ये जो है ये है इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। दिस इज इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, दिस इज इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो कहता है कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताओ। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? यही होता है MgSO4 कन्वर्ट हो गया MgSO4.7H2O में, तो इसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। याद एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट कितना? 91.2। अब देखो ये सॉल्ट जो है MgSO4 अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना के डिसॉल्व होगा, मतलब इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, -91.2। याद मैंने एक बात बताई थी कि इफ अ सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड देन इट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो जो हीट चेंज होता है वो नेगेटिव आता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव होगा। जाकर रिफर करो लेक्चर नंबर 9 जहां पर मैंने आपको हीट ऑफ सोल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ाया है थर्मोकेमिस्ट्री में, माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट 13.8। कोई डाउट है यहां तक? नो डाउट मास्टर। ओके, आगे बढ़ो। 8 2 10 दशमलव 3 4 5 9 और 1 10 माइनस, और यूनिट चल रही है किलो जूल। दिस इज योर आंसर। पर मोल और लगा दो, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालने हैं, ऑलवेज पर मोल डिफाइन होगा। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन अभी तक आपने देखे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एन की वैल्यू 2 है, Cp is equal to 5/2R, heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin T1 to T2 at constant pressure। अच्छी बात है। The change in entropy of the gas बताओ। Change in entropy of the gas at constant pressure, temperature vary हो रहा, Cp is given। याद है फार्मूला क्या था? डेल्टा S is equal to 2.303 NCP log T2 डिवाइड बाई T1। सही कि गलत? सही। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। इस पर मैं ये फार्मूला कहां से आया ये सिखाया जा चुका है आपको पहले। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान दो तो ऑप्शंस ln में है, ln में है, और हम ये log में लिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं इस फार्मूले को ln में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2.303 log का मतलब ही ln होता है, तो डेल्टा S इज इक्वल टू आया NCP ln T2 डिवाइड बाई T1। वैल्यूज प्लेस करो, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2, Cp इज गिवन 5/2R, ln T2 बाई T1 600 डिवाइड बाई 300। सॉल्व करो, दोनों से दोनों संपला, 3 2 6, ये आया 5R ln2, 5R ln2। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? आ गया बेटा 5R ln2। दिस इज सी पार्ट, 5R ln2। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो डाउट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अरे वाह, इतना कंप्रेस कर दिया कि वॉल्यूम आधा हो गया। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 मान लो, तो फाइनल वॉल्यूम V1/2 हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली मतलब साथ में ही हीटेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर T1 तो फाइनल टेम्परेचर 2T1 हो जाएगा। वॉल्यूम को आधा कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं। गौर से सुनो, आइडियल गैस को इस तरीके से कंप्रेस किया गया है कि वॉल्यूम को डबल कर दिया गया और टेम्परेचर, गलत बोला, आइडियल गैस को इस तरीके से कंप्रेस किया गया कि वॉल्यूम को आधा कर दिया गया और साथ ही साथ टेम्परेचर को डबल कर दिया गया। अगर इतना सब अत्याचार करोगे तो एंट्रोपी में कितना चेंज आया, एंट्रोपी में कितना चेंज आया। तो सबसे पहले ये बताओ बदल क्या क्या रहा है। तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर और वॉल्यूम बदल रहा है। अच्छी बात है, टेम्परेचर और वॉल्यूम बदल रहा है तो डेल्टा एस का फार्मूला बताओ। 2.303 NCV। सही है कि गलत है? सही। कोई कंफ्यूजन नहीं आता कि नहीं? ln, ध्यान से सुनते जाना, T2/T1 प्लस 2.303 NR, ln नहीं, log ना, यहां पर हमने 2.30 log 2.303 NR log V2/V1। क्लियर हो गया सभी को? यही फार्मूला था ना जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे थे। जाओ पढ़ो जाके थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10, जहां पर मैंने आपको एंट्रोपी सिखाया। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2/T1 प्लस 2.303 NR log V2/V1। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो ये टर्म 0 हो जाता, सिर्फ इतना बचता। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो सब ln में। काम करो, फार्मूले को बदल दो। डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV 2.303 log का मतलब हो गया ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। वैल्यूज प्लेस करो। 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखो गैस को उसने नहीं बताया कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, नहीं बताया। मतलब हम CV की वैल्यू पता नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शंस में देखो CV एंड CP लिखा ही हुआ है। तो 1 × CV ln, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया 2T1 डिवाइड बाई T1। समझ रहे हैं आप यार? इनिशियल T1 तो फाइनल 2T1 प्लस 1 × R × ln, वॉल्यूम को आधा कर दिया गया तो इनिशियल वॉल्यूम V1 तो फाइनल वॉल्यूम V1/2। यहां से T1 संपला हो जाएगा, V1 संपला हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? आपको कुछ ये मिलेगा, ध्यान दो, CV ln 2 प्लस R ln 1/2, R ln 1/2। 2 को ऊपर लाएंगे तो इधर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस R ln 2। ये 1/2 है ना, ln 1/2 को अगर ln 2 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ln की प्रॉपर्टी यूज कर दी। या CV ln 2 माइनस R ln 2। अब सब समझदार हो, यहां से ln 2 कॉमन ले लो। अगर ln 2 कॉमन लिया जाएगा तो अंदर बचेगा CV माइनस R, CV माइनस R। इट इज योर आंसर, CV माइनस R ln 2, लास्ट पार्ट इज द आंसर। हो गया बेटा सभी का? ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन की हेल्प से। तो रिडक्शन हो गया है, आयरन रिड्यूस हो गया है +3 से 0। समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन है, रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, रिएक्शन तो क्वेश्चन ही देगा। कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। अच्छी बात है, मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड का मतलब है बिंदी लगा देना, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दी है। जब मैंने गिवन डेटा को पढ़ा तो Fe2O3 की एंट्रोपी दी है, आयरन की एंट्रोपी गिवन है, H2 की एंट्रोपी गिवन है और पानी की एंट्रोपी गिवन। मतलब एंट्रोपी गिवन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी गिवन है तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। याद आया? एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है ना,
माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अरे वाह, अरे वाह, क्या सही है, यही तो होता है ना यार। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो सॉल्व करते हैं। सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, एफ ई, कितना एफ ई है, 2। प्रोडक्ट कौन है, एफ ई ढूंढो, एफ ई कहाँ है, ये है एफ ई 27.3। समझ में आ रहा, प्लस पानी 3 है तो 3 इंटू पानी की एंट्रोपी ये लिखा हुआ है 3 इंटू 69.9, ये हो गया सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स पे कौन है, Fe2O3 87.4 प्लस 3 H2 की एंट्रोपी, 1 मोल H2 है ना, तो यहाँ पर 3 मोल बन रहा है, सॉरी 3 मोल यूज हो रहा है, 3 इंटू 130.7। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। जब इसे सॉल्व किया गया बेटा तो ये आंसर आया -215.2 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझा कि नहीं समझा, समझा, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं। शायद मेरे पास 3 क्वेश्चन है इस समय। वीडियो पॉज कर लो या कुछ भी ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन क्वेश्चंस करो जरूर। आपके पास भरपूर समय रहता है घर पर, अगर कुछ नहीं करोगे तो दिन भर बोर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, इधर उधर की विचार आते रहते दिमाग पर, और वो विचार पवित्र विचार तो होते नहीं हैं। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, समय भी कटेगा और कुछ ज्ञान भी मिलेगा, और घर वालों को भी लगेगा हाँ कुछ तो कर रहा है, पढ़ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क के लिए, जो आप बिल्कुल करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं होमवर्क चेक करूँगा, और जो जो होमवर्क नहीं करके आएगा ना उसको मोबाइल के अंदर घुस के हाथ फेंक फेंक के मारूंगा, मुर्गा बनाऊंगा, चिकन की दुकान में बेचूंगा उसे, नहीं तो होमवर्क करके हो। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था, लेक्चर नंबर 9, थोड़ी सी बातें देखो। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको हीट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी पढ़ाया था, हीट ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ाया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी पढ़ाया था। इसमें देखो कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, मतलब लिखने में गलतियां हो गई। अब यहाँ पर कोई टोकने वाला तो होता नहीं, अकेले ये छिपकली मक्खियों इन्हीं को हम पढ़ाते रहते, ठीक है। इधर देखो, ये वाला केस देखो, जिप्सम वाला, ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा। यार कैल्शियम है तो कैल्शियम इधर कॉपर में कैसे बदल गया यार, इधर भी कैल्शियम ही रहेगा ना, कैल्शियम, ए भी कैल्शियम, समझ में, ये सब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, समझ में आ रहा, ठीक है। ये जिप्सम है, कैल्शियम के सल्फेट हैं ये सब। एक ये मिसप्रिंटिंग हुई थी लिखते समय, बड़ा ही महान मास्टर हूं मैं, कैल्शियम को कॉपर में बदल दिया, देखो, समझ में आया इतना। ओके, ये लेक्चर नंबर 9 पर है, जहां पर मैंने आपको हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ाया था। ओके, ऐसा ही एक मिसप्रिंटिंग वीडियो लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री का 10 पर हुआ है। 10 थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10 पर मैंने आपको एंट्रोपी सिखाया था। नेक्स्ट पेज पर एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेस, ये 2 बड़े बड़े फार्मूलाज आए थे जिन पर बेस्ड आज भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको, ठीक है। इसमें पहला फार्मूला आपने पढ़ा था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट था। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट हो गया था। ये वाला देख लो, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, तो सिर्फ इतना ही बचा। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर से ऊपर की तरह कॉपी करके V2/V1 लिख दिया, ये गलत होगा। सब कुछ सही है, V2/V1 नहीं होगा। अरे यार कॉमन सेंस है ना, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो V2/V1 कहाँ से हो सकता है, तो T2/T1 ही रहेगा, उसकी जगह V2/V1 नहीं हो सकता। हाँ चाहो तो आप यहाँ पर प्रेशर यूज कर सकते हो, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं,
तो पीटी लॉ का यूज़ करके यहाँ पर आप प्रेशर का रिलेशन लिख सकते हो, लेकिन वॉल्यूम को चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक। तो सिर्फ इससे काट लो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। होमवर्क सभी सॉल्व करोगे, नेक्स्ट लेक्चर पे होमवर्क डिस्कशन एंड लास्ट टॉपिक चालू होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके क्लास।